जो हमारा पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये बिजनेस स्टडीज का हमारा इंट्रो पार्ट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना। जितना भी कोई भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ मैनेजमेंट की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट है क्या, है ना। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, है ना। अब इसमें मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट का फोकस जो है वो 3 पार्ट पे है। फर्स्ट इज द प्रोसेस, सेकंड इज द इफेक्टिवली एंड थर्ड वन इज द एफिशिएंटली। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। अगर हम अपने मीनिंग के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, दिस इज द प्रोसेस। प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कैसे है? कोई भी मैनेजमेंट हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमेशा किसी न किसी प्लान से स्टार्ट होता है। प्लानिंग, है ना। अगर हम प्लानिंग की बात करें, व्हाट इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, हु इज टू डू इट, हाउ इज टू डू इट, है ना, व्हेन इज टू डू इट। अब ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा होता है कि ये कितने, देखो मैनेजमेंट किसी एक सिंगल पर्सन का काम तो होता नहीं है, इसमें हमें कई लोगों की ग्रुप की एक्टिविटी होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन की हमें नीड होती है। फिर जब हमें ग्रुप एक्टिविटी की जरूरत है तो हम क्या करेंगे? स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमेशा क्या होता है? करेक्ट पीपल ऑन करेक्ट जॉब एट द करेक्ट टाइम। हम इसको ऐसे भी एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि राइट पीपल ऑन राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, अब जब हमारा अपॉइंटमेंट हो गया, वो काम करने के लिए हमारे पास एक एम्प्लॉय आ गया, हमारे पास लेबर आ गया, हमारे पास एक क्रिएटर आ गया जिसके पास की स्किल है, नॉलेज है, एक्टिविटी वो अपना स्टार्ट कर रहा है, तो उसे मालूम है कि हमें प्लान ये हुआ है, इस तरीके से हमें करना है, लेकिन वो करे कैसे, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे मिले, उसका सुपरविजन कैसे हो, है ना। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन का नीड आता है। तो जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा डायरेक्शन का होता है। देन आफ्टर दैट द कंट्रोलिंग, उसके ऊपर सुपरविजन और कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। ठीक है, और ये हमारा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक टास्क खत्म हुआ, नेक्स्ट टाइम अब नेक्स्ट टास्क शुरू होगा। ठीक, देन आफ्टर दैट हमारा जो सेकंड टर्म आता है, दैट इज द इफेक्टिवली एंड द एफिशिएंटली। इफेक्टिवली क्या है? इफेक्टिव जो हमारा टर्म है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इट्स रिप्रेजेंट द टाइम, ओके, एंड द एफिशिएंट इट्स रिप्रेजेंट द कॉस्ट। अब देखो क्या है कि हम जब कोई भी काम अपने सेट टाइम में कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा कि ही इज डन वेरी इफेक्टिव मैनर। ओके, देन आफ्टर दैट अगर कोई हमारा काम एफिशिएंटली है, हम उसके काम में कॉस्ट को कंसीडर किए कि हमारा कॉस्ट बजट से बाहर नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट हमारा जो बजट है उसमें हमारा सेविंग भी हो जाना चाहिए, है ना। तो और ये क्या हुआ? हमारा एफिशिएंट तरीके से काम किया। अब कोई एक फर्म है, उसमें हमारा मैनेजर्स हैं ए, बी एंड सी, वो अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। A considered the time perspective only. He forgotten या ignored the cost factors. Okay. Then the B ने क्या किया? He only considered the cost factor और वो cost को मिनिमाइज करने में टाइम को बाउंड्री क्रॉस कर लिया। Then after that C ने क्या किया कि अपने एक सेट टाइम का फ्रेमवर्क बनाया। ये मेरा सेट टाइम है, ये मेरे एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करूं विद इन द टाइम फ्रेम। ओके, तो जब वो टाइम फ्रेम के अंदर उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, इनपुट दे के एक बेस्ट आउटकम निकालता है, ऑप्टिमम आउटकम निकालता है, दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे देखें, क्या हमारे ए ने मैनेजमेंट किया? इज कंप्लीट? No, never.
क्यों? क्योंकि इसने तो केवल टाइम फैक्टर को कंसीडर किया कि मेरा सेट टाइम में काम पूरा हो जाना चाहिए। कॉस्ट कुछ भी हो भाई, बजट तो बजट होता है ना हमारा, हर किसी के पास एक लिमिटेड बजटरी पर्सपेक्टिव होता है। बी ने क्या किया, बजट को कम करने के लिए टाइम का ध्यान नहीं दिया, है ना, बट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी ने क्या किया, उसने दोनों को ध्यान दिया। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, द कॉइन है द सेम कॉइन हैड अ एंड टेल, है ना, उसके पास हेड भी है और टेल भी है, तो वो क्या है, वो कॉइन है जो कि मार्केट में यूटिलाइज हो सकता है, चलेगा। लेकिन हमारा अगर मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस नहीं है, चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता। मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता एफिशिएंट के बिना। अगर इफेक्टिवनेस वहां पे है और तो एफिशिएंट का भी होना कंपल्सरी है। क्या हमारे पास एफिशिएंट है तो इफेक्टिवनेस के बिना काम हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो ए और बी भी एक सक्सेसफुल मैनेजर कहलाते हैं, बट वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके में से एक चीज ड्रॉप आउट है। ओके, तो हमारा मैनेजमेंट जो है भाई, उसको तो दोनों ही चीज चाहिए, एफिशिएंट भी चाहिए और क्या चाहिए, हमारा इफेक्टिवनेस भी चाहिए। अब अगर हम इनके डिफरेंस को देखें, डिफरेंस हमेशा बच्चों बेस बना के करना, उससे क्या होता है कि मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो सामने निकल के आ जाते हैं, जिसके ऊपर के आपको डिफरेंस करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो बेस बना वो हमारा बेस 3 बना, एक तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और मेन कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसमें मीनिंग में अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि इनका मेन फोकस ऑन द सेट ऑफ टाइम टू अचीव द गोल। ओके, लेकिन एफिशिएंसी में क्या है कि टास्क कंप्लीट विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, हम जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमने अपना एक टाइम सेट किया, उसका फ्रेमवर्क बनाया और अपने जो मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया। देन उसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारा ऑप्टिमम जो है आउटकम आया। ओके, तो यहाँ पे जो ये एक्टिविटी हुई ना कॉस्ट की, ये हमारी एक्टिविटी कॉस्ट एफिशिएंसी मैनर में आई। ओके, देन द ऑब्जेक्टिव क्या है इफेक्टिवनेस का? ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिवनेस का, इट कंसीडर्स द एंड रिजल्ट। इसका एंड रिजल्ट क्या है कि हमारे समय पे काम पूरा होना चाहिए। लेकिन एफिशिएंसी का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है इट कंसीडर द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, है ना। ये हमेशा कॉस्ट का हमारा कितना हम मिनिमम कर सकते हैं, अपना यूटिलाइजेशन कितना बेस्ट कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट पे, लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कितना बेस्ट यूटिलाइज करें कि हमारा जो ऑप्टिमम जो है आउटकम्स हो सके। ठीक है, तो मेन कंसिडरेशन अब क्या है इसमें? इनका मेन कंसिडरेशन है इफेक्टिवनेस का डूइंग द राइट टास्क, हम सही काम करें, और एफिशिएंसी का डूइंग द टास्क इन द राइट वे, हम काम को सही मायने में करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंस हो गया इनका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या और नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। देन हमारा फिर आता है फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट को हम देखें तो हमारा 7 पॉइंट बनेगा इसमें, है ना। मैनेजमेंट को अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या है, फुलफिल करना, गोल को अचीव करना। तो कोई भी मैनेजमेंट का पहला फीचर और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वो गोल ओरिएंटेड हो। ठीक है, कोई भी हम अगर काम कर रहे हैं उसको हम मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई गोल ओरिएंटेशन ही नहीं, तो हम मैनेज क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए अगर हमको कोई भी वर्क को मैनेज करना है, कोई भी फर्म को मैनेज करना है, तो एक पर्टिकुलर टारगेट हमें सेट करना होगा, एक पर्टिकुलर गोल को हमें डिराइव करना होगा। इज इट क्लियर? देन हमारा आता है परवेसिव मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है ना। हम अपने देखें डे टू डे लाइफ में मैनेजमेंट का कितना इस्तेमाल होता है, बहुत यूज है ना। तो मैनेजमेंट को हम हर एक लेवल पे देख सकते हैं। आप स्कूल में जाइए, देखिए वहाँ एक प्रॉपर अरे अपने देखो तुम लोग टाइम टेबल बना होता है, ये क्या है, ये मैनेजमेंट है। और हर सब्जेक्ट में,
हर चैप्टर के आगे एक पर्टिकुलर क्लास पीरियड दिया रहता है कि इतने टाइम फ्रेम में हमें काम पूरा करना है। ये क्या है? मैनेजमेंट है ना। तो ये डे टू डे हमारा लाइफ में हर एक जगह एग्जिस्ट करता है। आप हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे भी देखो मैनेजमेंट होता है। जहां पे मैनेजमेंट नहीं होता है वहां पे कितनी दिक्कत आती है हॉस्पिटल्स में। ऐसे आप होटल्स में जाइए, आप रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं ना कहीं हर एक तरीके से चीजें मैनेज होती हैं। और इनफैक्ट सबसे कॉमन एग्जाम्पल जिसको कि शायद तुम लोग या हम लोग बहुत सारे लोग इग्नोर भी करते हैं या रियलाइज भी करते हैं, वो ये है कि घर की मदर्स, घर की लेडीज घर को टिल द मॉर्निंग एंड तक पूरा जो है मैनेज करती रहती हूँ। यानी स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग एंड टिल द नाइट वो पूरा मैनेजमेंट चलता है ना। आज हमें क्या खाना है, आज हमें कैसे कहाँ पे क्या मैनेज करना है, कहाँ जाना है ना। ये सारी चीजें मदर्स मैनेज करती हैं, है ना। मदर्स को थैंक्स बोलना हमेशा, ठीक है। देन हमारा फिर आता है मल्टी डायमेंशनल टास्क। जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमारा मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल कैसे है? ये हमारा 3 डायमेंशन पे डिपेंड करता है। एक तो वर्क, दूसरा पीपल और तीसरा ऑपरेशन। जो वर्क है वो हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग को कंसीडर करता है ना। जो हमारा वर्क डायमेंशन है मैनेजमेंट में, वो प्लानिंग का कंसीडरेशन, प्लानिंग से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे आता है और देन बीच में और भी स्टेप्स होते हैं प्रोसेस के। लेकिन जो वर्क है मेनली वो जहाँ कंसीडर करता है कंट्रोलिंग को, ठीक है। फिर जो हमारा पीपल है वहां पे हमारा काम क्या है? स्टाफिंग एंड डायरेक्शन, है ना। ये 2 जगह पे हमारे एम्प्लॉयज की नीड होती है एक्टिविटी की। तो यहाँ पे हमारा स्टाफिंग एंड डायरेक्शन होता है। अब ऑपरेशन क्या है भाई? ऑपरेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। जब हमारे पास प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्शन होगा, कंट्रोलिंग होगा, तभी तो प्रोडक्शन होगा। और जब प्रोडक्शन होगा तो सेल होगा, है ना। तो इसीलिए ऑपरेशन क्या है हमारा? प्रोडक्शन एंड सेल को कंसीडर करता है ना। अगर इन शॉर्ट स्टोरी देखो तो वर्क जो है इसका मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट क्या है? 3 कंसीडर करता है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। अब इन शॉर्ट वर्क को देखें तो क्या कंसीडर करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। अब पीपल का इन शॉर्ट देखें, है ना, क्या कंसीडरेशन है? स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। अगर ऑपरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायमेंशन, वर्क एंड पीपल। लेकिन अगर इसको हम इन शॉर्ट स्टोरी में देखें तो दैट इज द कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। ओके, देन हमारा नेक्स्ट फीचर जो है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी भी सोल एक्टिविटी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अगर वाकई में हमें अच्छे तरीके से करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमें नंबर्स ऑफ पीपल्स की नीड है, नंबर्स ऑफ पर्सनल्स की नीड है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे कई डिपार्टमेंट हैं, कई सारी चीज हमारी नीड है, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी है ना। मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और ग्रुप के बिना हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूअस। भाई मैनेजमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हम प्रोसेस की बात करते हैं, ये देखो यहां से शुरू हुआ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, है ना। एक टास्क कंप्लीट हुआ, देन आफ्टर दैट कंसंट्रेशन ऑन द नेक्स्ट टास्क। फिर से हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्शन करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, है ना। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि ये एंडलेस प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस है तब तक हमारा मैनेजरियल प्रोसेस होता रहेगा, ठीक। इसके बाद हमारा है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन क्या है? इट्स रिलेट टू कीप्स चेंज टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के चेंज को कोरिलेट करता है ना। आप अपडेट होना जरूरी है। जैसे कि मान लो कि हम काम कर रहे हैं, अरे कंप्यूटर का एग्जाम्पल लो, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, तो सब जगह पेपर वर्क लेस हो गया और टेक्नोलॉजी आ गया,
तो जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया उसको करना पड़ा, और उसी समय नहीं किया तो बाद में किया, है ना, करना पड़ता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा हमारा क्या रिलेटिव है फंक्शन में, सबसे ज्यादा रिलेटिव आता है हमारा डिजिटलाइजेशन, है ना। आफ्टर मोनेटाइजेशन बहुत डिजिटलाइजेशन पे कंसिडरेशन हुआ, बहुत लोगों को अच्छा भी लगा, है ना। अब हैबिचुअल हो गए हैं, हम और आप कोई भी हैं वो डिजिटल ट्रांजेक्शन के हैबिचुअल हो गए हैं, है ना। मोस्ट ऑफ पीपल कोविड की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर पर्सनल शॉपिंग भी करते हैं तो वहां पे हम या कोई भी जो भी डिजिटल पेमेंट वगैरह को पसंद करता है तो वो कोशिश ये करेगा कि भाई हमारा कम से कम कांटेक्ट हो और डिजिटल पेमेंट का कोई ना कोई प्रोविजन हो। अगर शॉपकीपर के पास नहीं प्रोवाइड है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, किसी भी तरीके का डिजिटल पेमेंट मोड, तो हमारा जो वो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं स्विच होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए हमेशा जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ अपडेट होना मैनेजमेंट को जरूरी है ना। जैसे कि हमारा कोई एम्प्लॉय है वो पुराने टेक्निक से काम कर रहा है, लेकिन आज की जो टेक्निक आ गई वो ज्यादा इजी और फास्ट है, तो अब उससे तो अपडेट होना जरूरी है ना। उससे हमारे मैनेजमेंट की टाइम सेविंग होगी ना, इफेक्टिवनेस आएगा कि नहीं आएगा हमारे काम में, है कि नहीं। तो फिर यहाँ और हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस होगा उससे, तो हमारा मैनेजमेंट काफी अच्छा होगा। दैट 7 पॉइंट दैट इज द इंटेंजिबल, है ना। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको कि हम केवल फील करते हैं, ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। क्या आपने, हमने या किसी ने मैनेजमेंट देखा है? नहीं देखा ना। मैनेजमेंट क्या होता है कि ये फील कर सकते हैं कि हाँ ये काम हमारा सही चल रहा है, हम इस प्रोसेस को देखते हैं, हाँ ये प्रोसेस सब सही चल रहा है, सब अपने अपने समय पे चल रहा है, सही तरीके से है, तो हम उसको फील करते हैं। इट कैन बी फेल्ट। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फीचर। ओके, इसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो ब्रॉडली 3 कॉन्सेप्ट में है। पहला हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सबसे ऊपर तो इसलिए है क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं करेंगे तो बाकी और ऑब्जेक्टिव हम कहाँ से फुलफिल करेंगे, है कि नहीं। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट फील्ड, है ना। तो सर्वाइवल जब ऑर्गेनाइजेशन का होगा, फर्म का होगा, तो फिर उसके ग्रोथ होने के चांसेस हैं। जब वो ग्रोथ करेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो वहां पे वो कंपनी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी फॉर द लॉन्ग रन पीरियड। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स हमारे मेन हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन होगा तो कस्टमर या कंज्यूमर कहीं भी स्विच नहीं करेगा। फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो है, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करने में प्राइस हाई नहीं होना चाहिए, कॉस्ट कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी जो प्राइस है वो रिजनेबल प्राइस होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का वो रिजनेबल हो। देन आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या हम जनरल पीपल को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दो। ठीक, फिर हमारा आता है कि एम्प्लॉयज के लिए या जनरल पीपल के लिए जहाँ पे हमारा फर्म एस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे एजुकेशनल हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, है ना। अब जैसे एग्जांपल ले लो, इफ्को का नाम सुना होगा आप सबने, है ना। इफ्को में जब मतलब प्लांट है, वहाँ पे एम्प्लॉयज रहते हैं, रेजिडेंट्स है, अब उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है ना। अब वो कहाँ पढ़ेंगे? क्या वो बाहर जाएंगे? भाई वो फर्टिलाइजर फर्म है, प्लांट है, तो एटलीस्ट 30 to 35 किलोमीटर दूर होता है सिटी से। तो अब इतना दूर बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? या आपको कोई हेल्थ इश्यू हो गई तो आप कहाँ जाएंगे?
है कि नहीं। तो वहां पे उन्होंने एजुकेशनल फैसिलिटी दी। एजुकेशन केवल वो हायर एजुकेशन की बात नहीं, उन्होंने प्राइमरी स्कूल से एजुकेशन की फैसिलिटीज दी। और जब वहां पे 12th तक बच्चों ने पढ़ा, देन आफ्टर दैट बच्चे बड़े हो गए तो भाई आ जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है। वहां पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, है ना। ऐसे केवल इसको ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारी एक्टिविटीज करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, है ठीक। तो फिर ये हमारा एक हो गया कि भाई ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, और होती है तो एम्प्लॉइज वहां पे टिकता है, जनरल पीपल वहां पे रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मतलब ऑब्जेक्टिव तो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देन लास्ट जो पॉइंट है वो आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो टेक्निक, जो मेथड प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, वो इको फ्रेंडली हो, हमारा एनवायरनमेंट सेव हो, हार्म बिल्कुल ना हो एनवायरनमेंट को, ठीक है। देन हमारा थर्ड पार्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय से बनता है, ठीक है। वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल देता है, तब जाके प्रोडक्शन होता है। वो अपनी फैक्टर्स को वहां पे प्रोवाइड कराता है, तब जाके वहां पे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद सेल होता है, ठीक। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम अपने एम्प्लॉय का बहुत अच्छे से केयर करें। अब वो कैसे हो सकता है? नंबर 1 की सबसे पहले तो भाई उसको सैलरी बहुत ही अच्छी मिलनी चाहिए, कम्पिटिटिव मिलनी चाहिए, जो कि उसके लिए सही है, उसके कैलिबर के उस पे है। और उसके बाद फिर जो एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है वो बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहां पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेस के साथ वर्क होता है, हो सकता है आपका टारगेट पूरा हो जाए, विद इन सेट टाइम में पूरा हो जाए, कॉस्ट मिनिमाइजेशन में हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस क्रिएटिविटी में लूप होते हैं, ठीक। तो इसीलिए, और फिर एम्प्लॉयज को स्विच करने के भी चांसेस ज्यादा होती है। देन हमारा आता है लास्ट, हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट का होना बहुत, हेल्दी इन्वायरमेंट का हो गया, सॉरी। फिर हमारा आता है कि स्टीम मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन कई तरीके के होते हैं, एक तो मॉनेटरी, एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मोटिवेशन में तो आपको सैलरी, बोनस, डिविडेंड सब मिल रहा है, ठीक, वो मोटिवेशन हो रहा है। लेकिन जब जैसे जैसे हायर पोजीशन होती जाती है, वैसे वैसे मॉनेटरी मोटिवेशन से ज्यादा नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन जो है कंसीडर होता है। तो उसमें एक पॉइंट आता है स्टीम। तो वो स्टीम होना चाहिए, उसमें प्रमोशन होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स होने चाहिए एम्प्लॉयज के, ठीक है बच्चों। तो आज ये हम लोग ने टॉपिक को कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमारा मैनेजमेंट को हम 3 पॉइंट से कोरिलेट करेंगे, एक तो आर्ट, दूसरा साइंस एंड तीसरा प्रोफेशन, ठीक। देन इसके बाद का जो टॉपिक बचा हुआ है लेवल ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ही पार्ट है कोऑर्डिनेशन, लेकिन उसको अलग से इसलिए पढ़ना हो क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर एक स्टेप पे जरूरी है, तो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें बची हैं, हो सकता है हम लोग का 2 और क्लास की नीड हो और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम लोग इन सब चीज का प्रैक्टिस करना और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे अपडेट करना क्या कर रहे हो। और इसके नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं, वो आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और चैनल का ग्रोथ तुम लोग के हाथ में है और तुम लोग को पढ़ाना मेरा हाथ में है, तो मैं पढ़ाऊंगी, पूरा अपने मेहनत दूंगी, अपना बेस्ट दूंगी, और तुम लोग भी अपना पूरा अच्छे से बेस्ट देना, मेहनत करना, कोई स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना। बोर्ड कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे हो जाएगा। मुझे 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैंने तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सोचो कितने समय पहले दिया होगा, मेरे बिजनेस स्टडीज में 90 मार्क्स थे, है ना। तो आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में तो 90 मार्क्स बहुत कॉमन हो गया है ना। पॉइंट को कंसीडर करो, पॉइंट लेके चलो, पॉइंट को होल्ड करो, है ना। एंड आंसरिंग इज द आर्ट, है ना। तो नोट्स में वो सब प्रोवाइड है तुम लोगों को, ठीक।
तो खूब अच्छे से पढ़ो। गुड लक, टेक केयर।